नमस्कार, हेलो इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और जी किशन रेड्डी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी मौजूद रहेंगी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात आज मिलेगा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच की जो दूरी है वो कम समय में अब जो ये सफर है वो तय किया जाएगा। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक ये ट्रेन चलेगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी मौजूद रहेंगी। तो आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज मिलेगी। तो बता दें कि आज का दिन बहुत खास है दक्षिण के लिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज दी जाएगी। तो पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक ये ट्रेन चलेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या खास है आज वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं वो क्या कुछ होगा। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। सिकंदराबाद से लेकर विशाखापट्टनम के बीच 700 किलोमीटर की जो दूरी है वो अब आसानी से तय की जा सकेगी। दो तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 3 रेलवे स्टेशनों से गुजरेगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमंड्री और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी ये। तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, ये खासियत है इसमें। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से भी लैस है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो इस ट्रेन में देखने को मिलेंगी। ट्रेन में यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक जो है सेवा वो प्रदान की जाएगी। पीएम मोदी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट से न्यूज इंडिया के संवाददाता गौरव मिश्रा ने खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। और 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से स्टेशन पर इस वक्त तैयार है और इसको जो संचालन करने वाले 2 कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं से दरअसल पूरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो ऑपरेट होगी। और अगर बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की, हमने कई रिपोर्ट्स में आपको दिखाया, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। मेक इन इंडिया के तकनीक पर इसको बनाया है और जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया गया है इसमें अगर हम यात्रा की बात करें, सुखद यात्रा भी है। और जो दूरी है वो बहुत कम समय में आप कहीं से अगर स्टेशन की दूरी की बात करें, खास करके अगर हम विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच की दूरी की बात करें, 8 घंटे में ये दूरी तय होगी। 4 हॉल्ट स्टेशन इसमें बनाए गए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को रन करेंगे। ये बताइए कि जब हम आम ट्रेनों की बात करें, भारतीय रेलवे की बात करते हैं, अब वंदे भारत की हम बात करते हैं, कितना बड़ा एक क्रांति भारतीय रेलवे लेकर के वंदे भारत के रूप में? बहुत ये हाई स्पीड ट्रेन सर, बहुत अच्छा, ये क्विक एक्सेलरेशन रहता। नेक्स्ट डिस्टेंस इमीडिएट 4 आवर्स। अभी इधर सिकंदराबाद से वाइजाग दूसरा ट्रेन से 12 घंटा लगता, ये ट्रेन 8 घंटे में जा सकती है। यानी कि 4 घंटे दूरी की बचत हो रही है एक तरीके से। 4 घंटे पहले हम कह सकते हैं 4 घंटे के पहले
विजय एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि जो ये तकनीक है इसमें कवच तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, खास करके हादसों को रोकने के लिए, रेल एक्सीडेंट को रोकने के लिए, इसके बारे में कुछ? अभी कवच तो प्रोवाइड किया, लेकिन अभी हाँ सेक्शन में प्रोवाइड नहीं किया सर। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो तकनीक है, ये तमाम चीज़ें हैं, कुछ और भी जानकारी जो आप इसमें नया देना चाहें, क्या और इसमें जानकारियाँ दी गई हैं, क्या और नया किया गया? ऑपरेशन साइड बहुत अच्छा सब, बहुत कंफर्ट ऑपरेशन एंड क्विक एक्सेलेरेशन एंड क्विक गति सीमा की बात करें, स्पीड की बात करें, दिस इज मैक्सिमम स्पीड, ट्रेन स्पीड 160 सर, अपना सेक्शन में 130 जाना कंपलसरी। बिल्कुल। तो 160 किलोमीटर की बात हो रही है और जब रफ्तार की बात होती है तो हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला की बात करें तो उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का जो नाम है वो सबसे ऊपर निकल करके आता है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस समर्पित कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, हैदराबाद। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि गांधीनगर में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। तो अमित शाह का आज दूसरा दिन है, गांधीनगर में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन बताया जा रहा है और गांधीनगर में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो कई सारे विकास कार्य ऐसे हैं जिनका उद्घाटन भी अमित शाह करेंगे। चुनाव के बाद अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं और ऐसे में वो कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे। तो वहीं नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली है। नागपुर ऑफिस में फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। केंद्रीय मंत्री को धमकी देने वाले शख्स की पहचान हो गई है। जेल में बंद गैंगस्टर ने दी थी नितिन गडकरी को धमकी। बेलगावी जेल में बंद जयेश कांथा ने फोन किया था और जयेश कांथा कुख्यात गैंगस्टर और हत्या का आरोपी भी है। अब सवाल ये कि उसके पास फोन कैसे आया और अगर उसने जेल से ये धमकी दी है तो फोन कैसे आया इस आरोपी के पास, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है और हत्या का आरोपी है जो जेल में बंद है। जयेश कांथा इसका नाम है और कुख्यात गैंगस्टर और हत्या का आरोपी से बताया जाता है। नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी भी इसी ने दी और इससे अब पूछताछ होगी कि आखिर इसकी मंशा क्या थी इस तरह की धमकी देने के पीछे। तो नागपुर ऑफिस में फोन पर धमकी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री को धमकी देने वाले शख्स की पहचान हो गई है। नितिन गडकरी को जिसने धमकी दी वो कुख्यात गैंगस्टर और हत्या का आरोपी भी बताया जा रहा है। तो पहले से ही गैंगस्टर, पहले से ही जेल में बंद है और दूसरी तरफ हत्या का आरोपी भी है ये, जिसने जान से मारने की धमकी नितिन गडकरी को दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी उनके ऑफिस में ही दी गई है। फोन पर ये धमकी दी गई है। धमकी देने वाले शख्स की पहचान भी अब हो गई है। और चीन में कोरोना ने भयंकर तबाही मचा दी है। चीन में कोरोना से मौत के डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोरोना से चीन में 60,000 मौतें हो गई हैं। चीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक आंकड़े जारी किए हैं। चीन में 64% आबादी कोरोना से संक्रमित है, ये कहा गया है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद पहली बार कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। चीन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर 12 जनवरी तक 60,000 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। चीन की पैकिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 11 जनवरी तक देश की 64% आबादी यानी कि 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गांसू प्रांत की 91% आबादी, हैनान प्रांत की 89% आबादी, यूनान की करीब 84% आबादी, किंगहाई प्रांत की 80% आबादी चीन में कोरोना का कहर बरपा रही है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि आधे से ज्यादा आबादी के जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
तो कोरोना से चीन में कई हजार लोग हर दिन संक्रमित हो रहे हैं और अब आपको बताते हैं कि आंकड़े आखिर क्या कुछ है, कहां पर कितने लोग जो है वो कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद से ही लगातार देखा जा रहा है क्या परिवर्तन आया है। कोरोना से 8 दिसंबर से ही अगर देखा जाए तो चीन जूझ रहा है। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 65 साल बताई जा रही है। 11 जनवरी तक देश की 64 आबादी यानी कि 90 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ग्रांसू प्रांत के 91% लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं। यूनान की 84% आबादी और किंघाई प्रांत की भी 80 से ज्यादा के प्रतिशत की आबादी कोरोना से प्रभावित है। चीन में बढ़ते कोरोना के चलते चिंता बढ़ गई है। भारत, जापान और अमेरिका में कोरोना की नई लहर का खतरा है क्योंकि चीन में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद पहली बार ये आंकड़े जारी हुए हैं। कोरोना से 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 60,000 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि चीन इन आंकड़ों को छुपाता है। चीन कहता है कि इतने मौत नहीं हुए हैं। चीन अपने डाटा छुपा रहा है, लेकिन अब जो आंकड़े जारी किए गए हैं ताजा, उनमें ये आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा चीन जो है प्रभावित है कोविड से। मौजूदा समय में आधे से ज्यादा आबादी यानी कि 64% आबादी जो है वो कोरोना से परेशान है चीन में। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि आखिर चीन के किस किस शहर में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। और अब बात होगी यूक्रेन की, जहां यूक्रेन पर रूस का हवाई हमला लगातार जारी है। यूक्रेन के निप्रो शहर में भीषण बमबारी हुई है। मिसाइल अटैक में 9 की मौत हुई है और 64 लोग घायल हुए हैं। मिसाइल हमले में अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। तो अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के निप्रो शहर में ये बमबारी मिसाइल अटैक में 9 की मौत और 64 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन पर रूस का हवाई हमला लगातार जारी है। यूक्रेन के निप्रो शहर में भीषण बमबारी की गई है। मिसाइल अटैक में 9 की मौत हुई है और 64 लोग घायल हुए हैं। तो यूक्रेन पर रूस का यह हवाई हमला लगातार जारी है और अब भी बाज नहीं आ रहा है कोई भी देश हमले करने से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से रूस ने मिसाइलें दागी, अब यूक्रेन पर रूस का एक और हमला सामने आया है जिसमें आप देखेंगे पूरी तरीके से जो ध्वस्त है वो मकान हो चुके हैं। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनके आशियाने उजड़ गए हैं। मिसाइल अटैक किया गया है और यूक्रेन पर रूस ने हवाई हमला किया है। और आज होगा कांग्रेस सांसद संतोष सिंह का अंतिम संस्कार पैतृक गांव धालीवाल में। आज अंतिम संस्कार होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेहत बिगड़ी थी। हार्ट अटैक से संतोष सिंह का निधन हुआ है। जालंधर से कांग्रेस के सांसद थे संतोष सिंह। तो आज अंतिम संस्कार होगा। हार्ट अटैक से निधन बताया जा रहा है। अंतिम संस्कार भी आज ही होगा। आज कांग्रेस के सांसद का अंतिम संस्कार है। पैतृक गांव धालीवाल में अंतिम संस्कार होगा क्योंकि कल पूरे समय तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। हार्ट अटैक से संतोष सिंह का निधन हो गया है। जालंधर से कांग्रेस के वो सांसद थे लेकिन अब वो नहीं रहे। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है और उनके पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मायावती 67 साल की हो गई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 67वां आज जन्मदिन है। इसके साथ ही बता दें कि मायावती का जन्मदिन बीएसपी पूरे उत्तर प्रदेश में मनाएगी। बीएसपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में केक काटेंगे। लखनऊ में आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। तो 67वां जन्मदिन है मायावती का और इस 67वें जन्मदिन के मौके पर पूरे प्रदेश भर में केक काटा जाएगा। कार्यकर्ताओं की तरफ से केक काटा जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती
का केक काटा जाएगा आज, क्योंकि 67 साल की हो गई हैं मायावती। उनका जन्मदिन मनाया जाएगा भव्य तरीके से, लखनऊ में मनाया जाएगा, लेकिन प्रदेश भर कार्यकर्ता केक भी काटेंगे। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। सफेद बर्फ की चादर में औली ढक चुकी है। शिमला की बात करें तो यहां भी बर्फबारी हो रही है। इसके बाद कुफरी में पर्यटकों की भीड़ है। कश्मीर से हिमस्खलन की तस्वीर भी सामने आ गई है। पहाड़ों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट है। उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर में फिर कपाने वाली सर्दी पड़ रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी जबरदस्त है, क्योंकि कश्मीर से हिमस्खलन की तस्वीर सामने आई है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें पहाड़ों की, तो तापमान में गिरावट है, बर्फबारी हो रही है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। हर तरफ आपको ये बर्फ की मोटी चादर ही नजर आएगी। घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। तो ये तस्वीर है कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जिस तरीके से भारी बर्फबारी हो रही है उसकी, और कश्मीर से हिमस्खलन की तस्वीर भी सामने आई है। तापमान में क्योंकि गिरावट है, और तापमान में गिरावट के चलते ही यहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। और पर्यटक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के अंदर उत्साह है इस नज़ारे को देखते हुए। कश्मीर से हिमस्खलन की तस्वीर भी सामने आ गई है। पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी हो रही है, सर्दी का सितम है, बर्फ की मोटी चादर है, तो दूसरी तरफ पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इस बर्फबारी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में सीबीआई की रेड हुई है। फर्नीचर व्यापारी हरिओम गिरी के घर पर सीबीआई की रेड। कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी के ऑफिस पर भी छापेमारी की गई है। सीबीआई और आईटी की टीम ने पूछताछ की है। हरिओम गिरी से संपर्क नहीं हो पाया है, हालांकि हरिओम गिरी के परिजनों से पूछताछ हुई है। तो हरिओम गिरी के घर पर छापेमारी की गई है। फर्नीचर व्यापारी है, कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी के ऑफिस पर छापेमारी की गई है। हरिओम गिरी के परिजनों से भी पूछताछ हुई है। अभी ये सिलसिला जारी है। फर्नीचर व्यापारी हरिओम गिरी के घर पर सीबीआई की रेड। कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी यूपी के बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी है हरिओम गिरी, जिनके घर पर सीबीआई ने रेड मारी है। यूपी के फिरोजाबाद में महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। आधा दर्जन लोगों ने महिला को जमीन पर घसीटा है। जमीनी विवाद में महिला की जमकर पिटाई हुई है। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिरोजाबाद के मक्खनपुर क्षेत्र के मोहिनीपुर का ये मामला है। यूपी के फिरोजाबाद में महिला की पिटाई का मामला सामने आया है और आधा दर्जन लोगों ने महिला को जमीन पर घसीट दिया है। जमीनी विवाद में महिला की जमकर पिटाई हुई है। यूपी के फिरोजाबाद में महिला की पिटाई का ये वीडियो आप देख सकते हैं। जमीन के मामले में कैसे बुरे तरीके से घसीटा गया है महिला को, पीटा गया है महिला को। और वहीं न्यूज इंडिया को एक और प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। चैनल की वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन प्रियंका पराशर को विमेन प्रेस्टीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रियंका पराशर को ये प्रेस्टीजियस अवार्ड लायंस क्लब दिल्ली की तरफ से मिला है। आपको बता दें कि न्यूज इंडिया ने बहुत कम दिनों में नेशनल चैनल की दौड़ में अपनी एक खास पहचान बनाई है। अवार्ड सेरेमनी के दौरान आयोजक और अतिथियों ने न्यूज इंडिया के काम की जमकर सराहना की। इस अवार्ड की दौड़ में कई लोग शामिल थे, लेकिन प्रियंका पराशर ने सबको पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान हासिल किया है। प्रियंका पराशर हंसमुख शख्सियत है।
और चैनल की बेहतरी के लिए निष्ठा से काम करके चैनल में अलग पहचान बनाई है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एम्प्लॉय फ्रेंडली भी हैं। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।